नमस्कार। अगले हफ्ते की तैयारी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। हो जाइए तैयार पूरे हफ्ते का कारोबार जानने के लिए। बाजार ने किस तरह का मोमेंटम दिखाया और इस आधार पर हम आपकी अगले हफ्ते की विशेष तैयारी करवाएंगे और आपके सवालों को भी अपनी चर्चा में हम शामिल करेंगे। आपको बता दें कि आप अपने सवाल कहां पूछ सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। YouTube पर जाइए और अपने सवाल वहां पर पोस्ट कीजिए। जी हां, आप जो सवाल हम तक पहुंचाएंगे उन सवालों के जवाब कल की तैयारी के शो में यानी सोमवार को दिए जाएंगे। यानी आज जो आप सवाल पूछेंगे उसका जवाब सोमवार को दिया जाएगा और जो सवाल आपने पिछले दिनों यानी गुरुवार को पूछा था उसका जवाब आज दिया जाएगा। तो जिन लोगों ने गुरुवार को यानी कल कमेंट किए हुए थे अपने सवाल, वो ध्यान से इस पूरे शो को देखें। उनके सवालों के जवाब आज की चर्चा में दिए जाएंगे। इस बीच आपको बता दें कि बाजार में आज का मोमेंटम तो हम आपके सामने रखेंगे ही रखेंगे। इसके अलावा पूरे हफ्ते बाजार ने किस तरह की कारोबार किया, क्या उसकी चाल रही, वो सभी आपके सामने होगा। आज का बाजार देखिए तो लगभग 100 अंकों की गिरावट निफ्टी में 25,325 के आसपास क्लोजिंग लेता हुआ निफ्टी आज के दिन में नजर आया। यानी गिरावट के साथ बाजार में कारोबार हुआ। अब जरा बैंक निफ्टी पर निगाह डालें तो बैंक निफ्टी में लगभग 268 अंकों की गिरावट हमें देखने को मिली। 55,450 के आसपास गिरावट के साथ बंद हुआ बैंक निफ्टी। अगर हम आज के बाजार में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की बात करें तो मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों जगह फ्लैट कारोबार होता हुआ नजर आया। हालांकि दोनों हरे निशान में जरूर बंद हुए। अब बात करते हैं निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट आपके सामने लेकर। अडानी एंटरप्राइजेज 5% चढ़कर बंद हुआ। इसके अलावा इंडसइंड बैंक की अगर हम बात करें तो यहां देखिए 1.25% की मजबूती हमें देखने को मिली। निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट में जगह बनाई। एसबीआई लाइफ 1% मजबूत हुआ। अडानी पोर्ट्स लगभग 1% चला। अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में आज तेजी वैसे भी रही। लूजर्स की लिस्ट HCL टेक लगभग 1.5% गिरकर बंद हुआ। M&M में देखिए लगभग 1.5% की यहां भी गिरावट नजर आई। आईसीआईसीआई बैंक आज के मार्केट की कहीं से भी पार्टिसिपेट करता नजर नहीं आया। आईसीआईसीआई बैंक भी लगभग 1.25% से ज्यादा गिरता हुआ नजर आया। चलिए इन सब के बीच में अब जरा पूरे हफ्ते का यानी मार्केट दिस वीक का चार्ट आपके सामने लेकर आते हैं और मार्केट में किस तरह का मोमेंटम नजर आया वो आप जरा देखिए मार्केट दिस वीक के जरिए। तो निफ्टी जो रहा इस पूरे हफ्ते अगर हम देखें, अगर आपके सामने चार्ट हो तो आप देखिए निफ्टी ने ये लगभग 1% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इसके अलावा निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ 1.25% का पॉजिटिव रिटर्न नजर आया। निफ्टी मिड कैप में लगभग 1.5% का पॉजिटिव रिटर्न नजर आया। वहीं लगभग 3% चढ़कर इस बार इस हफ्ते पूरे चला निफ्टी स्मॉल कैप। तो निफ्टी स्मॉल कैप जो है सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर रहा इस पूरे हफ्ते। अगर हम बात करें सेक्टर्स की तो आईटी में लगभग 1% 1.25% से ज्यादा की जो है रिटर्न नजर आया। निफ्टी एफएमसीजी करेक्शन हावी रहा, उसका इंपैक्ट साफ तौर पर देखने को मिला। इन सब के बीच में देखिए लगभग 0.5% गिरकर बंद हुआ निफ्टी एफएमसीजी। 4.5% जो है वो निफ्टी रियल्टी में गिरावट देखने को मिली, तेजी देखने को मिली यानी पॉजिटिव रिटर्न रहा। और निफ्टी फार्मा में लगभग 1.5% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो ये तब सेक्टर स्पेसिफिक चाल रही। एनर्जी जो रहा वो भी पॉजिटिव रहा। निफ्टी ऑटो में एक नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला, हालांकि वो हल्का ही था 0.5% का। 4.5% निफ्टी पीएसयू बैंक यानी पावर फिनांस और इसके अलावा बीएफएसआई सेगमेंट ये काफी मजबूत रहे। मेटल में भी लगभग 1% से ज्यादा की मजबूती इस हफ्ते नजर आई। तो ये सेक्टर्स का हाल, इंडेक्स का हाल हमने आपके सामने रख दिया। इस बीच में परिचय करा दूं, हमारे साथ गौरांग शाह सर जुड़ चुके हैं जियोजीत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड से और लक्ष्मीकांत शुक्ला साहब जुड़ चुके हैं यस सिक्योरिटी से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत था। गौरांग सर, जाहिर सी बात है कि ऑलमोस्ट इस पूरे हफ्ते इक्का दुक्का सेक्टर छोड़ दिए जाए तो सभी सेक्टर्स पॉजिटिवली चले हैं। अच्छी रैली रही बाजार की। बाजार आज जाहिर सी बात है जो एक्सपेक्टेड मुनाफा वसूली थी उसका शिकार जरूर हुआ, लेकिन उसके बावजूद स्ट्रांग लेवल्स जो हैं अभी भी इंटैक्ट है। ऐसे में आने वाले वक्त में जो बड़े इवेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कंजम्पशन पर भी विशेष नज़र रहेगी। आपका नज़रिया क्या बन रहा है इन सारी चीज़ों को? अगले हफ्ते हम जीएसटी इम्पैक्ट भी देखते हुए नजर आएंगे और जाहिर सी बात है वो पास ऑन होता कितना नजर आएगा ग्राहकों को ये भी देखना होगा। धन्यवाद प्रशांत जी, आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को, आपको और लक्ष्मीकांत जी को हमारे तरफ से प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो निरंतर करीबन हफ्ते 10 दिन से हम ऊपर के तरफ के दायरे देख रहे थे। एक मामूली सा मुनाफा वसूली आप कह लीजिए या फिर मामूली सा करेक्शन कह लीजिए आज हमें देखने मिला।
लेकिन जो निचला स्तर हमने देखा था बंद होते होते वहां से हम उभर करके बंद दिए हैं। एक छोटा डिस्क्लोजर भी दे देता हूं प्रशांत भाई, ताकि सहूलियत हो जाए कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजेट अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। तो जो क्षेत्र ने सबसे ज्यादा योगदान दिया था पिछले हफ्ते 10 दिन में, वहां पर आज मुनाफा वसूली देखी हमने। देखा पिछले 3 दिन से आईटी क्षेत्र रुझान बेहतर दे रहा था, वहां पर भी आज मुनाफा वसूली आई। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, आज आखिरी दिन था हफ्ते का और इतने ऊपर के तरफ के हमने दायरे देख लिए थे, तो लाजमी था और बाजार की सेहत के लिए भी अच्छा था कि हमने आज करेक्शन देखा। लेकिन सोमवार को जब हम लौटेंगे कामकाज पर, तो नया अवतार जो है जीएसटी का 2.0 वो लागू हो जाएगा। उसके साथ साथ मेरे ख्याल से जो खबरें अमेरिका के तरफ से या उनके जो संगठन आए हुए हैं हमारे देश में वार्तालाप करने के लिए, ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के, टैरिफ एग्रीमेंट को लेकर के, यूरोपियन यूनियन के साथ जो हम ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं, वहां पर सकारात्मक नजरिया। और सबसे महत्वपूर्ण मेरे ख्याल से प्रशांत भाई मेरे लिए होगा, 10 अक्टूबर से दूसरी तिमाही के नतीजे मेरे ख्याल से आना शुरू हो जाएंगे इस वित्तीय वर्ष के। वहां पर अगर आंकड़े बेहतर देखने मिले, मैं पूरा समीकरण रखता हूं, किसी एक क्षेत्र की बात नहीं कर रहा, तो पूरा समीकरण अगर सकारात्मक निकला तो मेरे ख्याल से एक नया सर्वोच्चम स्तर भी हम देख सकते हैं शायद दिवाली के पश्चात इस साल के अंत तक। जो भी खबरें स्थानीय रूप में आ रही है वो सकारात्मक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से अगर थोड़ा बहुत सहारा मिल जाए तो मेरे ख्याल से ये बाजार को और सहूलियत देगा ऊपर जाने के लिए। और एक बात, अगर हम टिक पाए अगले हफ्ते 25,000, साढ़े 25,400 या 25,500 के पार प्रशांत भाई, तो एफआईज जो हमारे मित्र बंधु है शॉर्ट में बैठे हैं, वो शॉर्ट कवरिंग करने आएंगे, जिससे हमारे मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत सहायता और होगी ऊपर जाने की। तो ये है एक विस्तृत नजरिया गौरांग सर की ओर से आता हुआ। टेक्निकल लेवल्स भी चेक कर लेते हैं। और लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमें जरा बताइए कि अगले हफ्ते किन किन स्तरों का ध्यान रखा जाए। गुड आफ्टरनून प्रशांत जी, और गौरांग सर को भी मेरा गुड आफ्टरनून। लेवल्स की अगर बात की जाए तो निफ्टी ऑलरेडी एक डिसाइसिव ब्रेकआउट 25,150 के ऊपर दे चुका है। और पिछले 2 से 3 दिनों की अगर हम रैली देखें तो मार्केट में अभी भी जो कंसिस्टेंट अपसाइड मूव बना हुआ है। हालांकि आज हमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, क्योंकि पिछले कई दिनों से मार्केट वन साइडेड मूव हमें शो कर रहा था। सो मुझे लगता है कि ये जो कंसोलिडेशन है ये बना रहेगा, और अगर हमें 25,500 के स्तर टूटते हैं तो हमें फिर जो जून का हाई है 25,660, वहां तक हम वहाँ आसानी से पहुंच पाएंगे। और जब वो लेवल भी टूटेंगे तो डेफिनेटली फिर हमें और उसके ऊपर लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर अगर सपोर्ट की बात की जाए तो 24,250 से लेकर 24,150 तक निफ्टी के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और जब तक निफ्टी इसके ऊपर ट्रेड करता है तब तक हमें पॉजिटिव सेंटिमेंट मार्केट में हम देख पाएंगे। वहीं पर अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी अपने 100 डीएमए लेवल को रिटेस्ट कर चुका है। हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग हमें 55,600 55,700 लेवल के आसपास देखने को मिली है। बट जिस तरीके से पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स में हमें रैली देखने को मिली है, तो हमें लगता है कि वहां पर भी हमें पॉजिटिव साइड के मूव देखने को मिलेंगे। अगर मैं निफ्टी पीएसयू बैंक से बात करूं तो ऑलरेडी उसने अपने प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक कर दिए हैं। डेली के चार्ट्स पर अगर हम नजर डालते हैं तो वहां पर हमें अच्छा खासा फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है। उसके बाद हमें बैक टू बैक बुलिश कैंडल के फॉर्मेशन देखने को मिले हैं। तो मुझे लगता है कि वहां पर भी हमें अच्छे खासे अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में जो हमारा रेजिस्टेंस है वो भी 55,700 800 के आसपास है। उसके ऊपर निकलता है देन 56,600 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। और वही सपोर्ट की बात की जाए तो 54,700 से लेकर 54,400 तक के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें बैंक निफ्टी में नजर आ रहे हैं। तो ये है राय निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपको मिलती हुई, और लेवल्स का ध्यान रखिए। बढ़ते हैं आगे, अब आपके सवालों को भी शामिल करते हैं। शिवम का सवाल सबसे पहले उत्तर प्रदेश से इन्होंने सवाल पूछा है। सुजलॉन एनर्जी पर राय जानना चाहते हैं। 50 रुपए के आसपास इन्होंने खरीदारी की हुई है, और इनका जो नज़रिया है वो 1 से 2 साल का है, फिलहाल फायदे में है। 1 से 2 साल के नज़रिए के लिए सुजलॉन कैसा लगता है गौरांग सर? प्रशांत भाई, बुनियादी तर्क के आधार पर हमने, हमारी रिसर्च टीम ने खरीदारी की राय दी है। और लक्ष्यांक, अनुमानित लक्ष्यांक बता सकता हूं, मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन हाँ 75-80 के आसपास के लक्ष्यांक है। और सबसे अच्छी बात, इनके खरीद जो निवेश है
वो निवेश का स्तर है, 50 रुपए के आसपास आप बता रहे हैं इनका निवेश है। और ऊर्जा उत्पादन में सरकार की तरफ से बहुत सारी नीतियों में बदलाव हुआ है प्रशांत भाई। और ये जो नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता खड़ी हो रही है, वहां पर सरकार की एक मंशा रही है कि वो क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी, जहां पर सुजलॉन जैसी कंपनियां काम करती है, वहां पर से नई ऊर्जा उत्पादन ज्यादा पैदा हो। तो अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो बने रहे। ये से बने रहने की सलाह, 75 से 80 तक के लक्ष्य नजर आ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, लाल बाबू जी का सवाल लेते हैं और इन्होंने 700 शेयर लिए हुए हैं और विष्णु प्रकाश में इन्होंने खरीदारी की हुई है। शॉर्ट टर्म का नजरिया यहां पर चाहते हैं, 115 इनकी बाइंग प्राइस है। बताएं लक्ष्मीकांत जी, विष्णु प्रकाश कैसा लगता है आपको स्टॉक का, 115 की बाइंग? जी, ये स्टॉक तो काफी लंबे समय से अगर मैं डेली चार्ट पर देख पा रहा हूँ तो एक डाउनवर्ड ट्रेंड में ही चल रहा है और फर्दर हमें डाउनवर्ड मूव भी देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल के लिए जिस तरीके से रेजिस्टेंस बने हुए हैं, मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक 118 120 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है, तब तक इसमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बने रहेगा। तो अभी फिलहाल मैं इनको 99 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह देता हूँ। अगर 99 के ऊपर ये स्टॉक फिसलता है तो इसमें हमें फर्दर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। उस दौरान ये स्टॉक फिर 85 से लेकर 82 तक के लेवल को रिटेस्ट कर सकता है। तो इस स्टॉप लॉस का ध्यान रखें, अगर उसके नीचे की क्लोजिंग होती है तो यहाँ से एग्जिट रहने की सलाह रहेगी। एक खास रणनीति आपको इस स्टॉक में मिलती हुई। सुमित का सवाल लेते हैं, मुंबई से इन्होंने सवाल पूछा है, गार्डन रीच पे राय जानना चाहते हैं। डिफेंस का प्लेयर, 2556 के स्तर पे इन्होंने गार्डन रीच में खरीदारी की हुई है। शॉर्ट टर्म का नजरिया चाहते हैं, इसलिए लक्ष्मीकांत जी मुझे आपके पास ही आना होगा। 2556 प्रॉफिट में है, लेकिन शॉर्ट टर्म का नजरिया है गार्डन रीच। देखिए, जिस हिसाब से हमें डिफेंस स्टॉक में रैली देखने को मिली है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी ये जो अपसाइड के मूव है वो बरकरार रहेंगे। हालांकि पिछले 2 दिनों से हमें हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है इस स्टॉक में। 100 डीएमए का एक रेजिस्टेंस है, बट ओवरऑल जो सेंटीमेंट है अभी भी बुलिश दिखाई दे रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म के बेसिस पर मैं इनको 2400 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करना चाहूंगा। और अपसाइड का रेजिस्टेंस मुझे 2730 के आसपास दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो ब्रेकआउट आ जाएगा। अगर 2730 के स्तर टूटते हैं तो उसके बाद हमें 3000 तक के मूव देखने को जीआरएसी में मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई गार्डन रीच पे। समीर जी का सवाल लेते हैं, पीएनबी पर राय जानना चाहते हैं और 108 रुपए के आसपास इनकी खरीदारी है और लॉन्ग टर्म का नज़रिया लेकर चल रहे हैं। वैसे तो हम पूरे पीएसयू बैंक बास्केट में देखें तो काफ़ी अच्छी तेज़ी नज़र आई है। पूरे हफ्ते का भी हमने आपको पीएसयू बैंक में किस तरह की तेज़ी रही वो बताया है और लगातार एक बेहतर ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं। गौरांग सर, पीएनबी आगे आपको क्या लक्ष्यांक नज़र आ रहे हैं? तो प्रशांत भाई, लक्ष्यांक मेरे ख्याल से मैं ज्यादा आंकड़े पर मैं जोर नहीं दूंगा, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया 10 अक्टूबर से अगले महीने दूसरी तिमाही के नतीजे आएंगे। लेकिन इतना बिल्कुल बता सकता हूं, हमारे दर्शक और निवेशकों के सरकारी बैंकों की खेमे में 5 या 6 बैंक से जहां पर हमारी खरीदारी की राय है, पहली बात। दूसरी बात, हमारा मानना यह है कि अब वो दिन चले गए जहां पर आपको निजी क्षेत्र बैंक और सरकारी बैंकों में बहुत बड़ा अंतर दिखता था, आंकड़ों को लेकर के और रुझान को लेकर के। अब वो अंतर धीरे धीरे करके कम हो रहा है। नतीजों की बात करूं तो मेरे ख्याल से पिछले तिमाही के नतीजे, यानी कि इस वित्तीय वर्ष के पहली तिमाही के नतीजे ठीक ठाक आए थे। पिछले वित्तीय वर्ष के नतीजों में मेरे ख्याल से रुझान बहुत ही सकारात्मक था। लंबी अवधि का नजरिया है तो बने रहे। और मेरे ख्याल से हमारे देश में जो प्रथा चल रही है ब्याज दरों की कटौती की, उसके साथ साथ ग्रॉस नेट एनपीए नीचे आ रहे हैं, प्रोविजनिंग्स वापस आ रही हैं और लोन बुक ग्रोथ, ऋण की मांग बढ़ने की पूरी पूरी संभावना, इन सब समीकरण में अगर लंबी अवधि का नजरिया है पीएनबी में तो बने रहे। लंबी अवधि का नजरिया बने रहने की आपको सलाह। पूजा का सवाल लेते हैं, टाइटन पे राय जानना चाहती हैं लक्ष्मीकांत जी। 55 शेयर हैं इनके पास और जो इनकी बाइंग प्राइस है वो 3420 की है। फिलहाल प्रॉफिट में है और पूछ रही हैं कि शॉर्ट टर्म का क्या नजरिया हो सकता है। देखिए, अगर इसको शॉर्ट टर्म में टाइटन का जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है वो डाउनवर्ड मूव के साथ दिखाई दे रहा है। अभी रिसेंटली आज ही यहाँ पर एक कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन देखने को मिला है।
अभी फिलहाल ये स्टॉक अपने बेरिश क्रॉस ओवर जो कि हमें 150 डीएमए के आसपास दिखाई दे रहे हैं उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो फर्दर गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। अभी जो सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं वो 3400 के आसपास दिखाई दे रहे हैं, और हमें लगता है कि जब तक टाइटन 3570 के नीचे ट्रेड करता है तब तक इसमें सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। अभी जो नेक्स्ट सपोर्ट हमें 3400 के आसपास दिखाई दे रहा है उसके आसपास अगर स्टेबिलिटी आती है और वहां पर कोई रिवर्सल कैंडल फॉर्मेशन होता है, देन आफ्टर हमें यहाँ पर पुल बैक मूव देखने को मिलेगा। अगर ये 3400 के नीचे की क्लोजिंग देता है तो हमें फर्दर करेक्शन देखने को मिल सकता है, बट हमें ऐसा नहीं लगता है कि ये 3400 के नीचे की क्लोजिंग देगा, क्योंकि वहां पर 200 डीएम है, तो वहां से हमें एक पुल बैक मूव आने की एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। चलिए, तो ये है राय आपको टाइटन पर मिलती हुई। सेवालाल जी का सवाल लेते हैं, मुंबई से इन्होंने सवाल पूछा है। सीजी पावर इनके पास है और लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं। बाइंग प्राइस गौरांग सर मैं बता देता हूं 628, अच्छे स्तरों पे खरीदारी की है इसलिए मुनाफे पर हैं और सीजी पावर पे अभी लॉन्ग टर्म रुकना चाहते हैं। तो रिसर्च टीम की तरफ से प्रशांत भाई सीजी पावर पर खरीदारी की राय है, और हमने हमारे ही चैनल ईटीएन और स्वदेश पर ये स्टॉक का सुझाव किया था जब ये करीबन 650 या 650 के आसपास था। इन्होंने हाल ही में अपनी एक नई उत्पादन क्षमता गुजरात मेरे ख्याल से सनान में शुरू की है। ईएमएस में ज्यादा जोर दे रहे हैं ये, और बाकी अन्य इंडस्ट्रियल और पावर इक्विपमेंट्स बनाती हैं। साझा रुझान जो है वो बेहतर है लंबी अवधि का, और जैसे आपने बताया निवेश काफी बेहतर स्तर पर इनका, लंबी अवधि का नजरिया तो बने रहे। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लंबी अवधि का नजरिया आपको बने रहने की जरूरत है सीजी पावर में। जिलेश हमारे एक दर्शक हैं राजकोट गुजरात से, इन्होंने सवाल पूछा है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी पर राय जानना चाहते हैं। 1400 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं और इनकी बाइंग प्राइस है 108 रुपए की। फिलहाल 5500 के आसपास का नुकसान झेल रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, एनटीपीसी ग्रीन फिलहाल नुकसान में है, बाइंग प्राइस एक बार फिर बता देता हूं 108, क्या करना चाहिए? जी, भी 3 दिनों पहले यहाँ पर एक स्पाइक मूव देखने को मिला था, उस दौरान यहाँ पर एनटीपीसी ग्रीन ने 100.75 का एक पीक बनाया था। देन आफ्टर फिर से हमें एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, पर हमें लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग बेस 100 रुपीज के आसपास है, और जब तक इसके ऊपर ये ट्रेड करता है तब तक ये इसमें बने रह सकते हैं। फर्दर जो फ्रेश बाइंग है वो हमें 110 के ऊपर आने की उम्मीद है, जहाँ पे इसके 200 डीएमए लेवल्स नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर 110 के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करना स्टार्ट करता है फिर हमें अच्छे खासे अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। वहां उसके अगर ये 110 के ऊपर क्लोजिंग होती है तो देन आफ्टर ये स्टॉक 120 124 तक के लक्ष्य तक पहुंच सकता है, बट उसके लिए इसको 100 रुपीज के ऊपर ट्रेड करना जरूरी रहेगा। तो जैसा कि इन्होंने बताया, इन्होंने 108 रुपीज की बाइंग करी है, तो 100 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ इनको होल्ड रखने की सलाह रहेगी। तो 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड करने की आपको सलाह। श्रीकांत जी का सवाल लेते हैं, पुणे से इन्होंने सवाल पूछा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में खरीदारी की है, इनकी बाइंग प्राइस में बता देता हूं 1460 1460, और कह रहे हैं कि उन्हें पैसों की आवश्यकता है और इस वजह से वो लॉस भी बुक करने को तैयार हैं। हालांकि वो इस महीने के अंत तक का किसी उछाल या किसी तरह के उछाल का इंतजार कर सकते हैं। तो लक्ष्मीकांत जी, चूंकि एकदम छोटा मतलब अब एक ही हफ्ता है इनके पास, तो बताइए क्या करना चाहिए रिलायंस में? इनकी बाइंग प्राइस 1460 की है और इनको पैसों की आवश्यकता है। तो मैं इनके लिए कहना चाहूंगा कि अभी भी स्टॉक अपने की हर्डल के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। जो ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन है 1430 के ऊपर आने की उम्मीद है। अगर नेक्स्ट वीक अगर 1430 के ऊपर निकलता है स्टॉक तो देन आफ्टर हमें 50 पॉइंट तक का उछाल देखने को मिल सकता है। जो इसका नेक्स्ट लेवल है वो यहाँ से 1475 480 तक दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि 1380 के स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड करके चले, और अगर नेक्स्ट वीक ब्रेकआउट मिलता है तो ऊपर के स्तर पर अगर बुकिंग करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये है राय आपको मिलती हुई रिलायंस पे। हमारे अगले दर्शक शशिकांत जी हैं, पटना से, इन्होंने सवाल पूछा है। टाटा मोटर्स का शेयर इनके पास है, मौजूदा भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। और गौरांग सर, टाटा मोटर्स में ये लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या रणनीति रखी जानी चाहिए, मौजूदा भाव के आसपास ही खरीदारी।
मेरे ख्याल से ऑटो क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन हम देखने वाले हैं। जिस प्रकार से जीएसटी में कटौती की है, पहली बात। दूसरी बात, नए लॉन्चेस को लेकर के बहुत साझा रणनीति टाटा मोटर्स के पास है। मेरे ख्याल से आने वाले 3 या 6 महीने में करीबन 4 या 6 नए मॉडल्स या फिर नए अवतार में जो इनके पुराने मॉडल थे वो बाजार में उतारेंगे। थोड़ी बहुत दिक्कत जेएलआर को लेकर के है, लेकिन वो छोटी मध्यम अवधि की मैं बात कर रहा हूँ। बुनियादी तर्क के आधार पर करीबन 850 के आसपास के मेरे ख्याल से अनुमानित लक्ष्यांक मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन लंबी अवधि का नजरिया है तो निवेशित रहने की राय है। पंकज जोशी का सवाल लेते हैं। बीएसई लिमिटेड पे राय जानना चाहते हैं और इन्होंने 2800 के भाव पे खरीदा हुआ है और पूछ रहे हैं कि बीएसई लिमिटेड पे आगे लॉन्ग टर्म का क्या नजरिया है। तो चूंकि लॉन्ग टर्म का नजरिया बीएसई लिमिटेड पे, तो बताइए गौरांग सर, आपकी क्या राय होगी? देखिए प्रशांत भाई, क्षेत्र अच्छा लगता है, यानी कि भारतीय शेयर बाजार, इंडियन कैपिटल मार्केट्स। इस क्षेत्र में जो हमारा सुझाव या हमारी राय है वो कैम्स यानी कि कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज नाम की कंपनी है, वहां पर है। लेकिन मैं बीएससी या फिर कमोडिटी बाजार में जो एमसीएक्स जैसी कंपनियां हैं, जहां पर मेरे ख्याल से सेबी के तरफ से कल या परसों कुछ बयान दिए गए थे पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। तो एक मैं राय ये देता हूं कि अगर आपका नजरिया है कि भारतीय शेयर बाजार आने वाले 3-5 साल में या भारतीय कमोडिटी बाजार आने वाले 3-5 साल में साझा कामकाज करेगा, बेहतर कामकाज करेगा, तो शेयर बाजार और कमोडिटी बाजार से जुड़ी हुई जो सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं वो भी अच्छा रुझान लेकर के आएगी। मैं सुझाव नहीं दे रहा, मात्र केवल क्षेत्र के ऊपर बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारी रिसर्च टीम को ही अच्छा लगता है। और वो इसलिए क्योंकि बीएससी जैसी कंपनी एक तो वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है प्रशांत भाई, तो अगर पार्टिसिपेशन वॉल्यूम्स बढ़ेंगे तो इनकी आय में भी सकारात्मक रुझान आएगा। सक्षम और मजबूत कंपनी है, सीधे सीधे टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा बीएससी पर क्योंकि कवरेज नहीं। चलिए, तो इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे और अपने सवाल आप YouTube पर पूछिए, हम सोमवार को उनके जवाब देंगे। फिलहाल बढ़ेंगे अपने खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की ओर। तो लक्ष्मीकांत जी, सबसे पहले बताइए आपके रडार पे कौन से स्टॉक हैं? जी, सबसे दो रिकमेंडेशन रहेंगे हमारी तरफ से। सबसे पहला जो क्षेत्र है निफ्टी पीएसयू, उसी में से यूनियन बैंक हमने प्रेफर किया है। यहाँ पर हमें रिसेंटली डबल बॉटम के ब्रेकआउट देखने को मिले हैं और जिस तरीके से निफ्टी पीएसयू बैंक्स में हमें तेजी देखने को मिल रही है, तो हमें लगता है कि वो तेजी का असर यूनियन बैंक में भी देखने को मिलेगा। और अगर हम आरएसआई को देख पा रहे हैं तो यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर के साथ हमें बढ़त देखने को मिली है। तो ओवरऑल सेंटिमेंट काफी बुलिश है यूनियन बैंक के लिए। तो आप इसको करंट लेवल पे बाय करके चल सकते हैं। इसमें जो हमारा टारगेट आ रहा है वो 150 रुपीज का आ रहा है और जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन रखना है वो है 135 का। कल के सेशंस में हमें निफ्टी फार्मा में डबल कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला था और आज भी हमें फॉलो थ्रू बाइंग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सो उसी स्पेस में से हमारा स्टॉक है मैनकाइंड फार्मा, जिसको हमने प्रेफर किया है बाइंग रिकमेंडेशन देने के लिए। रिसेंटली यहाँ पर भी हमें कंसोलिडेशन ब्रेक थ्रू मिला है डेली के चार्ट्स पर, बट इसे करंट लेवल पे ना खरीदते हुए अगर थोड़ा सा ये रिट्रेस होता है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 2640 के आसपास, तो वहां पर बाय करके चले। उस दौरान हमें स्टॉप लॉस लगाना है 2550 का और उसके बाद अगर हमें वहां से रिवर्सल मूव आता है देन हमें जो हमारा लक्ष्य है 2840 का, वहां तक का हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। बहुत कम समय है, गौरांग सर फटाफट से अपनी कॉल्स बताइए। दो विकल्प है बुनियादी तर्क के आधार पर। फर्टिलाइजर क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल, लंबी अवधि के लिए 2600 के आसपास के लक्ष्यांक है। यह दक्षिण भारत स्थापित फर्टिलाइजर कंपनी है। और दूसरा विकल्प है खपत से जुड़ी हुई कंपनी गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, लंबी अवधि के लिए 1400 के आसपास के लक्ष्यांक। तो कोरोमंडल इंटरनेशनल और गोदरेज कंज्यूमर, इन दोनों पर खरीदारी की राय। शुक्रिया करेंगे गौरांग सर, बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मीकांत जी, आप दोनों का चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए।